Very good afternoon, students. Can you hear me? आवाज आ रही बच्चों? Am I audible to all of you? Hello guys, can you hear me? All right. तो आज की क्लास हमारी फिजिकल केमिस्ट्री पर थर्मोडायनामिक्स पर होगी. तो आज और कल वाली दो क्लासेस हमारी फिजिकल केमिस्ट्री पे चलेंगी. सो अगर हम थर्मोडायनामिक्स को बहुत दिनों बाद देख रहे हैं तो पार्ट 1 की लाइक छुट्टियों से पहले, दिवाली वेकेशन से पहले, तो काफी बड़ा गैप आ गया. क्लास स्टार्ट होती ही नहीं है, बस आपका एक ही काम शुरू हो जाता है, आवाज कम है, आवाज कम है. नहीं होगी आवाज इससे ज्यादा, फाइनली इतनी ही होगी. क्या ये आवाज सच में कम है या इग्नोर कर दूं मैं? क्या वॉल्यूम सच में कम है या मैं इग्नोर कर दूं? तो आवाज बिल्कुल ठीक है, आवाज यही रहेगी. आई एम गोइंग टू इग्नोर दैट गाय. आपने कभी देखा है, लाइक क्या देखा है आपको समझ में पता ही है. द मोमेंट आई एंटर इन द क्लास, मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, आवाज आ रही है, वॉल्यूम आ रही है. तो ये तो बिल्कुल ही आदत ही बन गई. तो ये आदत किसने बनवाई? आप लोगों ने. जबरदस्ती, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है. ओके. एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आ रहा है सुंदरम का. क्या संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी? बहुत जल्दी पता लग जाएगा. सर रैपिड थोड़ा रिवाइज करा दो. वही करना है आज हमें. थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक हम रिवाइज करेंगे थर्मोडायनामिक्स का. फिर रिवीजन के बाद, छोटी सी रिवीजन के बाद, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे. तो हम बेसिकली आज जो करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू टीच यू. Basically we have already done, so I'm going to give you a quick revision for polytropic process. अगर हम यहाँ बात करें, if we have not done, अभी याद आ जाएगा. if we have not done or not, अभी आपको याद आ जाएगा. तो ये हमने नहीं पढ़ा. ओके, ठीक है, हमने कभी नहीं पढ़ा. तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा हमने पढ़ा है. वेट. क्या हमने जब एडियाबेटिक प्रोसेसेस के बारे में चर्चा की थी, क्या हमने कुछ ग्राफ्स ऐसे बनाए थे? पीवी कर्व, कभी ऐसा कुछ का ग्राफ पढ़ा हो? और याद करो, अपने नोट्स खोलो तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा. आपने ये नाम नहीं सुना, पर अगर आपने ये पढ़ा है तो आपने एडियाबेटिक की क्लासेस जब अटेंड की होंगी, जब मैंने एडियाबेटिक और आइसोथर्मल को कंपेयर करवाया था आपस में, उस टाइम पर ऐसे ग्राफ्स पढ़ाए, तब मैंने ऐसे पढ़ाया था. अभी आपको याद दिलाता हूं, मैंने ये कहा था, अगर किसी प्रोसेस के लिए पी बी रेज टू पावर एन कांस्टेंट है और अगर यहाँ आपने एन की वैल्यू 1 रख दी, तो पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा. और जब भी पी और बी की प्रोडक्ट किसी गैस के लिए कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट. और ये प्रोसेस आइसोथर्मल है. तो आप ये कह ही नहीं सकते हमने ये नहीं पढ़ा, क्योंकि किसी भी प्रोसेस के लिए जब आप पीवी रेज टू पावर एन कांस्टेंट बोलते हो, और अगर आपने यहाँ एन के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाई कि एन कैन बी एनीथिंग, इट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. तो ये कोई नई नहीं है, यू ऑलरेडी हैव स्टडीड. अगर आपको याद हो तो मैंने ये चीज बोली थी, इफ एन इज गामा then P into V raised to power gamma constant. This is only valid when the process is. This is only valid when the process is adiabatic. So this represents adiabatic process. If N is 0,
अगर n की वैल्यू 0 कर दी जाए तो यहां से देखो P is constant, the process is isobaric. और अगर कोई कह दे n is infinite, P into e raised to power infinity constant, तो मैंने एग्जैक्टली इसी शब्दों में बताया था v raised to power infinity is k by p. V can be written as k by p raised to power 1 by infinity, and if 1 by infinity value is 0, something raised to power 0 is 1, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया. Volume constant, V is 1, volume is constant. Then I will say that this process is isochoric. Redmi 9A is saying कि voice problem है. Should I ignore him? It's seriously low. Okay. So I am again trying to reconnect. I'm trying to reconnect it again. Let me try again. Yes, it's perfectly, definitely. I cannot ignore that guy. He has literally told very right that आवाज में problem है, because I know Bluetooth connection में problem हुई. Yes, students. Now tell me, is that fine? Okay. चलो ठीक है. तो आपको क्या कुछ कुछ याद आया? ऐसा इक्वेशंस किए थे आपने जब पीवी रेस्ट टू पावर n कांस्टेंट हो और n की वैल्यूज कंडीशन लगा दी 1 गामा 0 इंफिनिटी. तो जब आपने n इक्वल टू 1 बोला तो आइसोथर्मल प्रोसेस थी, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. जब गामा हो गया n की वैल्यू, तब हमने ये कहा कि प्रोसेस एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में नो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट. पर बच्चों आपको याद हो, हम जो भी स्टडी कर रहे थे गैस के एक्सपेंशन, गैस के कंप्रेशन पे कर रहे थे, तो क्या गैस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन एन क्लोज्ड कंटेनर? ओपन कंटेनर तो नहीं होगा. और अगर एक क्लोज कंटेनर में गैस है तो मोल्स तो डेफिनेटली कांस्टेंट रहेंगे. तो ऑब्वियसली अगर मैंने यहां बोला टेम्परेचर कांस्टेंट, बाय डिफॉल्ट मोल्स इज आल्सो कांस्टेंट. Q is 0, moles is still constant. Pressure is constant, moles is still constant. Volume is constant, moles is still constant. So we are talking of a closed system like ideal gas enclosed in a cylinder. तो हम ये जो भी कर रहे हैं ये किसी आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं. बट अगर मैंने आपसे ये बोला दिस n नंबर इज नॉट 1, दिस n नंबर इज नॉट गामा, दिस n नंबर इज नॉट 0, दिस n नंबर इज नॉट इंफिनिटी, तो क्या मैं उस वक्त ये बोल सकता हूं कि प्रेशर कांस्टेंट है? गैस इज आइडियल, बट आई एम सेइंग n इज नॉट 1, नॉट गामा, नॉट 0, नॉट इंफिनिटी. तो क्या गैस के लिए प्रेशर कांस्टेंट हुआ? नहीं हुआ. वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ? नहीं हुआ. टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ? नहीं हुआ. क्या हीट का एक्सचेंज 0 हुआ? नहीं हुआ. सिर्फ मोल्स कांस्टेंट, सिर्फ मोल्स कांस्टेंट, क्योंकि अल्टीमेटली गैस इज इन क्लोज कंटेनर. तो अगर कोई प्रोसेस में गैस एक्सपैंड कर रही है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है. अगर गैस कंप्रेस कर रही है, उसका प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और वो हीट एक्सचेंज भी कर रही है सिस्टम सराउंडिंग के साथ. यानी कि ना प्रोसेस आइसोथर्मल, ना प्रोसेस एडियाबेटिक, ना प्रोसेस आइसोबारिक, ना प्रोसेस आइसोकोरिक.
तो ऐसी कंडीशन में जब n की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी among all of these, तो आप उस प्रोसेस का आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक नाम नहीं रख सकते। तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे इट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। इट इज पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बट यहां पर एक कंडीशन है, जब भी आपने बोला कि आपका गैस एक्सपैंड करते वक्त या कंप्रेस होते वक्त, यानी कि किसी भी स्टेट से किसी स्टेट में जाते वक्त किसी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब आप ये इक्वेशन अगर फॉलो करवा रहे हो तो आप डेफिनेटली ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि हर मैथमेटिकल कर्व का कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। तो अगर किसी केस में गैस ने पीवी रेज टू पावर एन कांस्टेंट फॉलो किया, तो डेफिनेटली आप उस गैस के लिए हर इंस्टेंट पे उसका पी और वी डिफाइन कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप ये ग्राफ प्लॉट नहीं कर सकते होते तो आप उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी असाइन नहीं कर सकते थे। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज ऑलवेज रिवर्सिबल। वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली रिवर्सिबल प्रोसेस। Someone is saying disconnect हो गया। No, it's connected. It's still connected. तो सालिक अपनी तरफ से चेक कर लो बेटा। तो अगर अब मुझे थर्ड टाइम आपको सच में लगा ना वॉइस में सीरियसली प्रॉब्लम है, हर्षद इज सेइंग, हर्ष शुक्ला इज सेइंग सर प्रॉब्लम है। यार आपकी क्लास में क्यों आती है, बाकी क्लासेस में दिक्कत नहीं होती। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ और इसी कारण से हमारा सिलेबस स्लो रहता है। हाँ जी, अब आ रही है। इज दैट फाइन? ओके, तो अब मैं चैट ऑफ करके पढ़ाऊंगा फिर, क्योंकि अगर आवाज आनी बंद भी हो गई या डिस्टर्बेंस हुई, रिकॉर्डिंग तो चलती रहेगी। सो गोइंग टू डिसेबल द चैट। यू आर सो लकी, आज चैट ऑफ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। यू आर सो लकी, आज चैट डिसेबल ही नहीं हो रही। चलो ठीक है। सो आई विल नॉट गोइंग टू बी एनी केयरफुल अबाउट कि वीडियो पॉज हो रहा है, वीडियो पॉज हो ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं लेक्चर अब देता रहूंगा। So in the reversible process, because if you can describe your process by some mathematical equation, तभी आप उस प्रोसेस के लिए जब गैस किसी भी इनिशियल स्टेट से किसी भी फाइनल स्टेट तक आएगी, आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। यानी कि आप हर समय किसी गैस के लिए स्टेट डिफाइन कर सकते हो, तभी आप बोलते हो कि उस ग्राफ के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होगा वो हमेशा रिवर्सिबल ही होगा। तो इन जनरल जब भी कोई प्रोसेस पीवी रेज टू पावर एन कांस्टेंट से डिस्क्राइब की जा सके, जिसको इनडायरेक्टली कई बार ऐसे भी दिखाया जाता है टीवी रेज टू पावर एन माइनस वन कॉन्स्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी आइडियल गैस के लिए प्रेशर को नंबर ऑफ मोल्स एन डैश आर टी बाई वी इंटू वी रेज टू पावर एन कॉन्स्टेंट लिख दूं, किसी भी आइडियल गैस के लिए प्रेशर को एन डैश आर टी बाई वी करके लिख दूं, वेयर एन डैश इज नंबर ऑफ मोल्स
तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं टीवी रेज टू पावर n-1 इज k अपॉन n डैश आर। गैस क्लोज कंटेनर में है तो मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा, तो k अपॉन n डैश आर विल रिमेन कांस्टेंट, लेट इट बी कैपिटल K। तो कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसको आप pv रेज टू पावर n कांस्टेंट से या फिर tv रेज टू पावर n-1 कांस्टेंट से डिस्क्राइब कर सको, such processes are called polytropic process and they all are reversible। और अगर हम इन प्रोसेसेस में n की वैल्यू 1 पुट कर दें, n की वैल्यू गामा पुट कर दें, n की वैल्यू 0 पुट कर दें, n की वैल्यू इंफिनिटी पुट कर दें, तो आप ये देखोगे कोई भी इक्वेशन से आप देखोगे तो प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक और आइसोकोरिक का रूप ले लेगी। नाउ अगर कोई मुझे ये कह दे हाउ टू कैलकुलेट वर्क when the gas changes its state from P1 V1 T1 to B state P2 V2 T2। अगर किसी गैस को हम इनिशियल स्टेट A से फाइनल स्टेट B तक, जिसमें कि प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, और मैं ये कह दूं कि गैस इज फॉलोइंग a process in which temperature is inversely proportional to temperature is directly proportional to square of volume of the gas। And gas expands find work। मान लो आपको कोई आर्बिट्ररली रैंडम क्वेश्चन कोई दे दे कि कोई गैस है जिसका इनिशियल स्टेट ए है, फाइनल स्टेट बी है, और गैस का प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, और आपको रैंडमली बोल दिया कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम है, यानी कि आपको बोल दिया T इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो अब मैं इसको ऐसे लिख दूंगा T इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K V स्क्वायर, T इंटू V रेज्ड पर -2 इज कांस्टेंट। तो मैं जो भी क्वेश्चन में कहा होगा उसे इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं जो भी इक्वेशन में डाटा गिवन होगा T इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, T इज प्रोपोर्शनल टू V इनवर्स, तो सबसे पहले मैं T और V को एक साइड में लाके इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो मैं कह दूंगा -2 नंबर n-1 के बराबर है। इसका मतलब n की वैल्यू -1 है, तो मैं कह दूंगा जिस प्रोसेस के बारे में यहां बात की जा रही है दैट इक्वेशन इज pv रेज्ड टू पावर n कांस्टेंट वेयर n नंबर इज -1, pv रेज्ड पर -1 कांस्टेंट। मैं कहूंगा इस प्रोसेस के लिए जिस प्रोसेस को आपने क्वेश्चन में बताया, तो उस क्वेश्चन में गैस का प्रेशर और वॉल्यूम रेज्ड टू पावर -1 ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि गैस के लिए A पॉइंट पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 रेज्ड टू -1 एट A पॉइंट इनिशियल स्टेट, और गैस के लिए फाइनल प्रेशर P2, फाइनल वॉल्यूम V2 रेज्ड टू पावर -1 एट B पॉइंट। दिस इज होल्डिंग वैलिड। अगर मुझे उन्होंने ये कह दिया कि गैस के लिए प्रेशर P1 V1 T1 से P2 V2 T2 चेंज हो रहा है, और ये बोल दिया कि टेम्परेचर वॉल्यूम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो मैंने सबसे पहले यहां से देखा वॉल्यूम को मैं ले जाऊं इस तरफ
और टीवी रेस पर -2 को कर दूं कांस्टेंट। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कि इस प्रोसेस को कंपेयर कर दो पीवी रेस्ट पर n कांस्टेंट से, तो इस नंबर की वैल्यू मैंने -1 निकाली और ये सॉल्व कर दी। तो बेसिकली मैंने यहां से गैस के लिए जो प्रोसेस है वो फाइंड कर ली कि प्रोसेस कौन सी है। अब अगर कोई मुझे कह दे वर्क निकालो, वर्क निकालो, तो अब आपने कुछ नहीं करना। आपको याद है आपने रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क का इक्वेशन एक ऐसा लिखा था, nRT2 - T1 डिवाइडेड बाय गामा -1। हमने ये न्यूमेरिकल फॉर्मूला वर्क कैलकुलेशन का रिवर्सिबल एडियाबैटिक में ये लिखा था। अपने नोट्स में चेक करो, ये लिखी इक्वेशन जब हमने रिवर्सिबल एडियाबैटिक में वर्क निकालना सीखा था। अगर मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से कंपेयर करूं तो सिर्फ फर्क इतना है ना, पीवी रेस्ट पावर n अगर कांस्टेंट होगा और अगर n की वैल्यू गामा हो गई तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगी। यही फर्क है ना, एक ऐसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जिसमें पीवी रेस्ट पर n कांस्टेंट हो और अगर n गामा हो जाए तो उस वक्त मैं यहाँ पे ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक डिक्लेयर कर दूंगा। तो मैं इस केस में ये बोल सकता हूं कि अगर मैंने इस वर्क को यहां ऐसा लिख दिया, n डैश मोल्स ऑफ द गैस are T2 - T1 upon n - 1 and if n is gamma then this equation is this work। यानी कि किसी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क निकालना हो ना, मैं एक जनरल इक्वेशन ये लिख लूंगा, अगर ये n इक्वल टू गामा है तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक का फॉर्मूला। जो आपने एडियाबैटिक में किया था गामा के लिए, वहां मैं अब ये नंबर लगा दूंगा n, और वो नंबर n मैं यहां से न्यूमेरिकल से निकाल लूंगा, यानी कि जो डाटा दिया होगा उससे मैं n की वैल्यू निकाल लूंगा। मैं कह दूंगा इस प्रोसेस में, इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, वर्क के लिए ये n की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दूंगा जो आपने यहां निकाली। तो यानी कि मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर कभी भी आपको कोई ये कह दे ना, कोई प्रोसेस है जी जिसमें प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, और बताओ गैस के लिए वर्क कैलकुलेट करना है, तो ये देखो मेरा आसान तरीका बताने लगा। मान लो मैंने कोई रैंडम प्रोसेस दे दी यार आपको, P इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब, तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिख लूंगा, P इज इक्वल टू KV क्यूब, तो PV रेज टू पावर -3 कांस्टेंट, तो मैं इसे कंपेयर करूंगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से PV रेज टू पावर n कांस्टेंट, तो मुझे n की वैल्यू क्या मिल गई, -3। अगर n की वैल्यू -3 मिल गई तो अब मैं इसी इक्वेशन में जो आपने एडियाबैटिक के टाइम पे पढ़ी थी, उसी इक्वेशन में यहां पुट कर दूंगा वर्क को nRT2 - T1 अपॉन -3 - 1। आपको इतना काम करना है कि क्वेश्चन में जो लाइन लिखी है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू दिस, टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ समथिंग, तो आपने कंपेयर करना है उस इक्वेशन को किसी तरीके से पीवी रेस्ट पर n कांस्टेंट में फिट करो। तो जैसे यहां लिखा था ना, सपोज क्वेश्चन में कोई रैंडमली बोल दे प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू V क्यूब सपोज, तो मैं कह दूंगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओ, P इज इक्वल टू KV क्यूब, V की पावर उधर बना के -3 कर दो। नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस इक्वेशन एंड चेक व्हाट इज n। जो पावर में आ रहा है उसके लिए ये इक्वेशन लगा दो वर्क वाली, बस नीचे गामा वर्ड हटा के ये पावर लगा देंगे, राइट? क्योंकि ये एक स्पेशल केस है, ये जनरल केस है, तो हम बेसिकली n की वैल्यू पुट करने वाले। तो जो आपने एडियाबैटिक में पढ़ा था वहां गामा वर्ड हटा के अगर एक रैंडम नंबर n आ गया, पर वो रैंडम नंबर n यहां से निकाल दिया, तो अकॉर्डिंगली आप वर्क निकाल सकते हो। और किसी बच्चे ने पूछा है गामा क्या था, इसके लिए आपको रिवाइज करने में, गामा क्या था, किसी गैस का गामा क्या होता था,
रिवाइज योर नोट्स। सपोज करो ये पॉलीट्रॉपिक बस कुछ नहीं है, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, सब उस पॉलीट्रॉपिक के एक स्पेशल केस है। मान लो मैंने आपको ऐसा बोला, फॉर ए गैस टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू for a process temperature is inversely proportional to volume of the gas. What is expression for the work? तो अब ये चीज आप मुझे बताओ, अगर कोई कह रहे कि ये एक्सप्रेशन से हम वर्क कैसे निकालेंगे, हम हर बार इसी एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, बस ये गामा वर्ड हटा के यहाँ एन लिख रहे हैं। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि भाई इस इक्वेशन से अब आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके मुझे बताओ, जिस तरीके से मैंने आपको ये दो एग्जांपल दिए कि आप वर्क के रिलेशन में यहां पर n-r T2 minus T1 अपॉन n-1 ये नंबर क्या पुट करोगे? n- तो नंबर ऑफ मोल्स है गैस के, तो यहां आप n नंबर की वैल्यू क्या पुट करोगे? वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि बोल दिया गया टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, T इज सम कांस्टेंट टाइम्स 1/v, तो TV raised to power 1 is constant. Now I will compare this equation with this equation, TV raised to power n-1 constant. तो n-1 की वैल्यू आ गई 1, n is 2, तो सीधा बोल दोगे this is n-r T2 minus T1 upon 2 minus 1 which is 1, right? अगर कोई पूछे किसी गैस के लिए n-r T2, अगर तो आपको न्यूमेरिकल में T2 T1 दे दिए गए फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर T2 T1 नहीं भी दिए तो आप इसे ये लिख सकते हो n-r T2 इज P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n-1, क्योंकि एवरी टाइम P और V का प्रोडक्ट nRT होगा ही होगा। अगर किसी केस में न्यूमेरिकल में आपको उन्होंने शैतानी कर दी और T2 T1 नहीं दिए तो आप n-r T2 को P2 V2 लिख दो, n-r T1 को P1 V1 लिख दो। तो आप एक जनरल एक्सप्रेशन वर्क का बना सकते हो फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। सपोज मैंने आपसे ऐसे बोल दिया, फॉर ए प्रोसेस गैस इज अंडरगोइंग फ्रॉम ए स्टेट, और ए स्टेट पे गैस का प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम 3 लीटर, undergoing for a process gas is expanding from a point where gas की state is pressure is 2 atm 3 liter gas to the B state where gas का pressure is 4 atm, volume is 1.2 liter and
कैलकुलेट वर्क। अब सबसे पहले अब देखो आपको उन्होंने क्या बोल दिया, इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, फाइनल प्रेशर पता है, फाइनल वॉल्यूम पता है। तो मैं ये सीधा कह सकता हूं कि जो भी वर्क होगा वो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन N-1 होगा, क्योंकि N-RT2 इज नथिंग बट P2V2 एंड N-RT1 इज नथिंग बट P1V1। और मुझे P2V2 भी पता है, P1V1 भी पता है, लेकिन मुझे ये नंबर नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये एक्सपेंशन, सबसे पहले तो अगर कोई ये कह देना कि ये एक्सपेंशन हुआ या कंप्रेशन हुआ, डेफिनेटली आपने देखना है वॉल्यूम 3 लीटर से घट गया तो ये कंप्रेशन हुआ है, ये तो कंफर्म है कि कंप्रेशन हुआ है क्योंकि वॉल्यूम घटा है 3 से 1.2। लेकिन हमें ये नंबर नहीं पता। पर आपको ये पता है कोई भी रैंडम प्रोसेस, आर्बिट्ररी प्रोसेस अगर होगी, ये हमें ये तो नहीं पता कि ये आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक, हमें ये तो नहीं पता, पर हम ये तो बता सकते हैं कि फॉर एनी रैंडम प्रोसेस PV रेज टू पावर n इज कांस्टेंट। तो अगर मुझे ये दे दिया जाए P1V1 रेज टू पावर n इज P2V2 रेज टू पावर n और प्रेशर की वैल्यू, इनिशियल प्रेशर 2 है, इनिशियल वॉल्यूम 3 है, रेज टू पावर n नहीं पता, P2 की वैल्यू 4 है, फाइनल V2 1.2 रेज टू पावर n है, तो क्या आप यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हो ना, लॉग लगा के? I should not say expanding. Yes, you are right. Expanding नहीं लिखना चाहिए. For a process, gas is undergoing a change from A point to B point. अब मैं यहां से ये n नंबर निकाल सकता हूं. How will you find the n number? Take the log. तो क्या बन जाएगा? If I take the log on both sides, this will become n log 30 by 12 is equal to log 2 and n is log 2 by log 30 by 12. क्या आप यहां से मुझे n की वैल्यू निकाल के दोगे? कैन यू टेल मी यहां से n की वैल्यू क्या आएगी? हमें तो ये पता ही नहीं कि यहाँ पर PV की पावर क्या कांस्टेंट है, हमें तो ये पता ही नहीं. So can you tell me this log value? If you can take it like take the help of calculator. नहीं तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जानता हूँ. log 2 होता है 0.3 और ये बन जाएगा log 10 by 4. तो ये बन जाएगा log 10 minus log 4. This is 0.3. log 10 is 1. log 4 is 0.6. This is 3 by 4. This number n is 3 by 4. So this becomes equation में अब ये n नंबर मेरे लिए बन गया 3 by 4. तो अब मैं यहां से वर्क की वैल्यू में ये नंबर n जानता हूं 3 by 4 और P2V2 P1V1 मुझे दिए हुए. तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के एग्जांपल्स मैंने आपको डिफरेंट लेके दिखा दिए. तो आप यहां से इस तरीके से वर्क निकाल सकते हो. हर्ष P बोर्ड ब्लर है, मैं कुछ नहीं कर सकता. अगर कोई ये कह दे अगर कोई मुझे ये कह दे ना कि सर इस प्रोसेस में आपने ये वर्क का फॉर्मूला कहां से लाए, कैसे पता चला? कि पहली बात तो मुझे एक चीज ये बताओ, क्या आपने n की वैल्यू जब 3 by 4 आती है तो क्या मैं इस प्रोसेस के लिए n की वैल्यू 1, इंफिनिटी, गामा और 0 तो नहीं है. n इक्वल टू 1 तो है नहीं, n इक्वल टू इंफिनिटी 0 भी नहीं है. तो ना ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, ना ये प्रोसेस आइसोबारिक है, ना ये आइसोकोरिक है. पर हमें 3 by 4 की वैल्यू, जो भी 3 by 4 n की वैल्यू आई, क्या आप ये तो डेफिनेटली देख सकते हैं कि अगर n की वैल्यू 3 by 4 अगर आ रही है,
आपको गैस तो बताया नहीं कि मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, तो आपको उस गैस का गामा तो पता ही नहीं, तो आप ये डेफिनेटली नहीं कह सकते कि ये एडियाबैटिक है, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस का गामा, डाई एटॉमिक गैस का गामा, पॉली एटॉमिक गैस के गामा की वैल्यूज 3/4 कुछ नहीं होती थी। क्योंकि मैं अगर आपको रिवीजन करा दूं, गामा की वैल्यू 5/3 आती थी मोनो एटॉमिक गैस के लिए, गामा की वैल्यू 7/5 आती थी डाई एटॉमिक गैस के लिए, या फिर किसी लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए था, और गामा की वैल्यू 4/3 आती थी फॉर पॉली एटॉमिक नॉन लीनियर गैस के लिए। लेकिन यहां पर क्योंकि n नंबर की वैल्यू 3/4 है, जो कि किसी भी गैस के गामा से मैच नहीं कर रहा, तो हम ये कह देंगे कि भाई ये प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं हो सकती, आइसोथर्मल भी नहीं है, आइसोबारिक भी नहीं है, आइसोकोरिक भी नहीं है, तो फिर कौन सी प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक। ओके, one more example. For a gas undergoing a process in which pressure is inversely proportional to volume, and if gas का initial pressure is 3 atm, volume is 2 liter, and gas का final pressure is 1.5 atm, वॉल्यूम इज नहीं पता, फाइनल वॉल्यूम हमें नहीं पता, फाइंड फाइनल वॉल्यूम, ऑल्सो कैलकुलेट total work in changing the state of gas from A to B। अब ये अपने आप करके देखो, अब ये अपने आप करके देखो। Now it should not be out of the sight। यहां पर अब आप वर्क निकाल सकते हो अपने आप। आपको P2 V2 पता है, P1 V1 पता है, मैं ये कैलकुलेशन ही करके दिखाऊंगा। आपको यहाँ का P2 V2 P1 V1 पता है। Rishabh, just have patience. I have already read your comment. सबसे पहले P2 V2 माइनस P1 V1 में आपको ये दोनों नंबर पता है ना, ये ध्यान से सुन लो मेरा पॉइंट, फिर मिस ना कर जाना। देखो P2 ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो ये ATM लीटर में है। P1 और V1 दोनों ATM लीटर में है, तो ये ध्यान रखना जब भी आप वर्क सॉल्व करोगे यहां से, तो पूरे को 101.3 से मल्टीप्लाई करके जूल बना लेना, पूरे को 101.3 से मल्टीप्लाई करके जूल बना लेना। यहां से चेक करो। मैंने यहां पर, अब आपको यहां पर जो क्वेश्चन दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग और एक अच्छा केस है। मैंने बोल दिया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि P K इंटू 1/V, इसका मतलब PV रेस इज कांस्टेंट, यानी कि PV रेस टू पावर n में यहां n की वैल्यू 1 आ गई। अब चेक करके देखो, जब प्रोसेस आइसोथर्मल बन जाए तो क्या आप वो इक्वेशन लगा पाओगे, ये वाली? n की वैल्यू तो 1 है, 1 - 1 तो इन्फिनिटी, 1 - 1 0, तो वर्क तो इनफाइनाइट हो रहा है। दिस इज नॉट वैलिड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस।
अब ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, क्या ये पहचाना कि ये आइसोथर्मल क्यों है? क्योंकि प्रेशर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है तो आप ये कह दोगे कि P इज K बाई V, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV रेस्ट पर N कॉन्स्टेंट से अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे N की वैल्यू 1 आएगी और प्रोसेस बन गई आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस में जब गैस एक्सपैंड करेगी तो प्रेशर अगर हाफ होगा, 3 से 1.5 होगा, प्रेशर पहले से आधा हो गया तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो मैं ये मानता हूं कि आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि वॉल्यूम 4 लीटर आएगा। लेकिन अगर वर्क निकालना हो तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन के वर्क आपने निकालने सीखे थे, तब आप ये करते थे वर्क इज माइनस nRT इंटू 2.303 log V2 by V1। तब आप ये इक्वेशन लगाते थे क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि n की वैल्यू बन गई 1 और अगर आपने ये इक्वेशन लगाई तो नीचे 1 - 1 0 बन जाएगा, वर्क इंफिनिटी विच इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस इक्वेशन को आइसोथर्मल पे नहीं लगा सकते वर्क निकालने के लिए। तो यहां पर जब कोई मुझे कह देगा कि वर्क निकालो तो मैं ये कह दूंगा कि अगर मुझे यहाँ पे प्रोसेस आइसोथर्मल है तो मुझे पहले तो ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने ये प्रोसेस रिवर्सिबली कराई या इरिवर्सिबली करवाई। ये तो रिवर्सिबल के लिए लगता था। तो सपोज अगर मैंने यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया, जब मैंने ये बोल दिया फॉर ए गैस अंडरगोइंग ए प्रोसेस इन विच प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, जब मैं बोल रहा हूँ P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम तो डेफिनेटली ये प्रोसेस रिवर्सिबल है क्योंकि PV रेज टू पावर 1 कांस्टेंट है, मतलब ग्राफ प्लॉट कर सकते हो क्योंकि एक मैथमेटिकल इक्वेशन। तो अंडरस्टूड है जब मैंने बोल दिया P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि आप PV रेज टू 1 कांस्टेंट इक्वेशन जानते हो, यानी कि आप ये कह रहे हो कि गैस के लिए ग्राफ पॉसिबल है PV का प्लॉट करना, मतलब आप बाय डिफॉल्ट रिवर्सिबल की बात ही कर रहे हो। तो मैं रिवर्सिबल के इक्वेशन लगा के वर्क की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे हमने यहाँ पे आइसोथर्मल बना दिया था क्वेश्चन में। ओके गुड। अब मैं ये दिखाऊंगा कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया, ये फॉर्मूला कहां से आया। अब हम इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। सबसे पहले मुझे एक चीज बताना, अगर मैंने आपके सामने बोला TV स्क्वायर कांस्टेंट, कैन यू टेल मी फॉर व्हाट काइंड ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस above equation holds whose work is A option P2 V2 minus P1 V1 upon 2 minus 1 N dash R T2 minus T1 upon minus 1 N dash R T2 minus T1 for 1 minus 2 P2 V2 minus P1 V1 upon minus 2 minus 1 for a process for which TV square is constant. Then for the polytropic process, above equation holds whose work is which. What is the correct expression for the work? Three minus 1. तो अगर मैंने पूछा कि TV स्क्वायर कांस्टेंट है, बताओ जी
कौन सी इक्वेशन वर्क के लिए बिल्कुल ठीक है? वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी। तो आप इसे कंपेयर करोगे, टीवी रेज टू पावर n माइनस 1 कॉन्स्टेंट, सो n माइनस 1 इज 2, n इज 3। तो अब आप बोल दोगे वर्क इज n डैश r T2 माइनस T1 अपॉन 3 माइनस 1, और nRT2 is final pressure into final volume, nRT1 P1 into V1 upon n minus 1। पर ये ध्यान रखना, यहां पर जब आप वर्क की कैलकुलेशन करोगे ना, ये एटीएम लीटर में है, तो फाइनल आंसर को जूल बनाने के लिए 101.3 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आपने यहां से निकालना वर्क, तो आर को 8.314 रखोगे तो आंसर जूल में आएगा, और अगर आर को 2 रखोगे तो आंसर कैलोरी में आएगा। तो अगर वर्क को कैलोरी में लेना है तो आर की वैल्यू 2 रख दो, और अगर वर्क को जूल बनाना है तो आर की वैल्यू 8.314 पुट करना। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, क्योंकि मैंने बेसिकली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पर मैंने इसलिए डिटेल्ड डिस्कशन की ताकि ये ना लगे कि हमारा ये टॉपिक कहीं कमजोर रह गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो मैंने प्रोसेस की है ना, इसमें मैंने वर्क की कैलकुलेशन के लिए वो फॉर्मूला कैसे बनाया। Now you first tell me, polytropic process is reversible or irreversible? Polytropic process is reversible. Okay, for polytropic process, if n is gamma, then process will be adiabatic. Good. So for polytropic process, if n is 1, process will be isothermal. For polytropic process, what should be n so that process should be isobaric? What should be n for isobaric process in a polytropic process? 0. और अगर आपको याद हो, हमने किसी भी पीवी ग्राफ में अगर कभी कोई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व आती थी और अगर वो फॉलो करती थी पीवी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट, तो हमने इस ग्राफ में पी और वी कर्व की स्लोप बताई थी, डीपी बाई डीवी इज गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी। अगर आपको याद हो तो हमने नोट्स में एडियाबैटिक प्रोसेस के टाइम पे पी और वी ग्राफ की स्लोप डीपी बाई डीवी गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी बताई थी। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि बच्चों ये वाली प्रोसेस एडियाबैटिक तो नहीं है, पर ये प्रोसेस पी और वी ग्राफ में कुछ एक रैंडम प्रोसेस है जिसके लिए पीवी रेज टू पावर एन कांस्टेंट है, तो क्या आप इसकी स्लोप बताओगे क्या आएगी? अगर आप यहीं से कंपेयर कर सको, ये एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक में एन नंबर गामा होता था। नेगेटिव तो आएगी, वो तो सही है, पर अगर मैंने बोला पीवी रेज टू पावर एन कांस्टेंट है, तो इसी रिलेशन में सिर्फ क्या चेंज करना होगा, गामा नंबर विल बी रिप्लेस्ड बाय दैट नंबर एन। बिकॉज इफ दिस ग्राफ में मैंने बोल दिया एन इज गामा, तो यही स्लोप एन इज गामा के लिए बन जाएगा। अगर मैंने बोल दिया दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल, देन व्हाट इज एन? आइसोथर्मल के लिए एन इज 1, तो व्हाट विल बी स्लोप? माइनस पी बाई वी। तो ये वही केस है, कोई नई चीज नहीं है जो हमने एडियाबैटिक में पढ़ा, बस एक आज हमने उसको एक जनरलाइज रूप दिया और कुछ नहीं किया। तो अगर कोई मुझे ये कह दे कैलकुलेट वर्क फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, और ये हमने रिलेशन कहां से डिराइव किए, कैसे आए, तो अब हम एक बार इसको जानते हैं।
derive expression for the work for polytropic process. And polytropic process is like the process in which gas is following an equation P into V raised to power n is constant. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी हमने गैस को एक्सपैंड करवाया फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2 at A point pressure is P1, at B point pressure is P2, and pressure is P1, volume is V1, temperature is T1, pressure is P2, volume is V2, temperature is T2. Now you know that total work in going from V1 to V2 point, गैस ने V1 से V2 तक एक्सपैंड करते वक्त कितना वर्क टोटल किया, दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस इंटीग्रेशन ऑफ dW, एंड dW इज नथिंग बट माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2. याद है वर्क P एक्सटर्नल इंटू dV था. अब आप ये बताओ हमारी प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? Polytropic process is reversible or irreversible? It's reversible. Why it's reversible? Because it is following some mathematical equation. और mathematical equation का कोई ना कोई ग्राफ जरूर प्लॉट होगा. यानी कि we can describe the state of the gas at every P1 V1. We can describe the state of the gas at every intermediate or the final stage. So P external can be replaced with P gas, P internal. क्योंकि जब प्रोसेस रिवर्सिबल होती थी तो P एक्सटर्नल को हम P गैस से रिप्लेस कर सकते थे, और अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होती थी तो P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन से बाहर आता था. अगर आपको याद हो, रिवर्सिबल वर्सेस इरिवर्सिबल में वर्क कैलकुलेट करते वक्त रिवर्सिबल प्रोसेस में P एक्सटर्नल इंटीग्रेशन से अगर बाहर आ गया तो वो प्रोसेस इरिवर्सिबल थी. लेकिन जब प्रोसेस रिवर्सिबल होती थी तो P एक्सटर्नल कैन बी रिप्लेस्ड बाय P इंटरनल, और P इंटरनल चेंज होगा, गैस का प्रेशर घटेगा जब वो एक्सपैंड करेगी, और गैस जब कंप्रेस होगी उसका वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर गैस का बढ़ भी रहा है. सो प्रेशर विल कीप ऑन चेंजिंग इफ द गैस इज अंडरगोइंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन, एंड द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, so you can replace P external with P internal, which you cannot do when the process is irreversible. Right? Now from this equation I can put it P as K by V raised to power n into dV. I can replace pressure as K by V raised to power n into dV because our gas is following this mathematical equation. ये किसका P है? एक्सटर्नल प्रेशर या गैस का प्रेशर? ये किसका प्रेशर है? whose pressure it is? It is of the pressure of the gas, pressure of the system, pressure of the system. So I can integrate dV by V raised to power n in the limits from V1 to V2 as V raised to power minus n into dV का integration from V1 to V2, which is minus K V raised to power minus n plus 1 upon minus n plus 1 in the limits from V1 to V2. और अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो आपके पास ये इक्वेशन लिमिट्स पुट करने के बाद माइनस के अपॉन 1 माइनस एन V2 रेज टू पावर 1 माइनस एन माइनस V1 रेज पर 1 माइनस एन आएगी, जिसको मैं लिख सकता हूं K अपॉन n माइनस 1 V2 रेज टू पावर 1 माइनस एन
माइनस V1⁻1 - एम आई राइट? मेरी कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना कि कोई गलती हुई है या नहीं। अगर मैं अब इस इक्वेशन में k की वैल्यू, तो मैं इस इक्वेशन में अगर ऐसा लिख दूं k इंटू V2⁻1 - माइनस k इंटू V1⁻1 अपॉन n-1, नो चेंज। मैंने यहां से -n+1 था, वो बन गया था 1 - n, और k के साथ उसका साइन चेंज कर दिया, V2⁻n+1 माइनस V1⁻n+1, लिमिट्स पुट कर दी थी। अब मैं k की वैल्यू ये पुट कर सकता हूं, क्योंकि मेरी प्रोसेस इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है। तो a पॉइंट पर P1V1n विल बी k, और b पॉइंट पर गैस का प्रेशर और वॉल्यूम P2V2 है, तो P2V2n इज k, क्योंकि हमारी गैस हर पॉइंट पे P और V n का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर रहा हूं, P2V2n इंटू V2⁻1 - n माइनस P1V1n इंटू V1⁻1 - n अपॉन n-1। अब यहां से बताओ, बन गई इक्वेशन P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1। अब क्यों मुझसे पूछ रहे हो क्या ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है? अगर ये इतना ही डर लग रहा है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो फिर पहले क्यों पूछ रहे थे कि वो फॉर्मूला कहां से आया? जब डेरिवेशन करवा दिया, पूछ रहे हैं क्या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, अब डर लग रहा है डेरिवेशन से। बेसिकली जब टीचर सीधा बोल देता ना कि ये क्वेश्चन याद रख लेना, इसी से काम आ जाएगा, तो उसमें शांति रखते हैं। फिर भी बस आदत होती है, डेरिवेशन कैसे आया, कहां से आया, हमें बता दो, कुछ नहीं होगा उससे। आपको तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करना आना चाहिए। डेरिवेशन करके भी कुछ नहीं होने वाला। और अब अगर मैं यहां से ये बोल दूं, किसी भी गैस के लिए P2V2 इज नथिंग बट nRT2, P1V1 इज nRT1, तो यही रिलेशन मेरे लिए, बस ये n काट मत देना, मैंने n' मोल्स रखे हैं, ताकि आप उस n से ये काट ना दो और अपनी महानता ना दिखा दो। तो आपको पॉलीट्रॉपिक का मैंने सारा विवरण दे दिया है। Now we are going to is it necessary the gas to be ideal? Yes, क्योंकि हमने ये आइडियल गैस के लिए किया सब कुछ, डेफिनेटली ये आइडियल गैस के लिए। अब मैं यहाँ पर एक सीधा फॉर्मूला देने लगा हूं, जिसका डेरिवेशन जरूरी नहीं है, आप उस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो। एंड दैट फॉर्मूला इज, अगर कभी कोई ये कह दे ड्यूरिंग ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, what is heat capacity? It is Cv plus R upon 1 minus m. This is CVM, and this is molar heat capacity, CM. Molar heat capacity is given by this relation, और CVM की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CVM is 3/2R,
for diatomic gas और linear polyatomic gas के लिए CVM की वैल्यू is 5/2R. For polyatomic लीनियर गैस के लिए, नॉन लीनियर के लिए इट इज 6/2R. लेकिन n कैसे ढूंढना है वो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहां सिखाया. राइट. अगर किसी को इसकी डेरिवेशन चाहिए हो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं करवाऊंगा और वो डेरिवेशन आपको हर ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर दूंगा, क्योंकि फिर भी अंदर से चुल तो मचती है ना यार, काश हमें डेरिवेशन मिल जाए, कैसे आया. तो अगर हमें कभी ऐसा क्वेश्चन आ भी गया ना बाय चांस, डेरिवेशन तो कभी आएगी नहीं, आपको भी पता है. तो आप इस रिलेशन को कब यूज कर सकते हो? जब कोई भी आर्बिट्ररली प्रोसेस हो, बट डोंट अप्लाई इट फॉर आइसोथर्मल. वैसे एक बार आइसोथर्मल के लिए अप्लाई करें. आइसोथर्मल प्रोसेस में याद है n क्या होता था? n, कैन यू टेल मी? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस n is 1. if n is 1, what is this? Something divided by 0, infinity. तो c is infinite. बिल्कुल सही है, आप यूज कर सकते हो. You can use it that for isothermal process heat capacity is infinity. अच्छा, अगर ये प्रोसेस एडियाबैटिक हुई, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो यहाँ n की वैल्यू क्या रखोगे? रिवर्सिबल एडियाबैटिक n विल बी गामा. गुड, वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, अगर इस इक्वेशन का यूज कब करोगे? मान लो आपको किसी ने ये बोल दिया कि ड्यूरिंग ए प्रोसेस वेयर pressure is proportional to square of the volume, how much heat absorbed by the gas, heat absorbed by O2 during when its temperature changes from 300 Kelvin to 500 Kelvin. Tell me. अब आप बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसमें. अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे दिया कि कोई प्रोसेस है जिसमें गैस का प्रेशर वॉल्यूम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और जब गैस एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मुझे नहीं पता, पर उसका टेम्परेचर 300 से 500 केल्विन हो गया. तो बताओ गैस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की? आपको हीट निकालनी है. क्यों निकालना है? क्यों? यहाँ पे मैंने बोला P इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वॉल्यूम, तो बाय डिफॉल्ट है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट. and you are given that how much heat is absorbed by 1 mole O2. 1 mole O2.
how much heat is absorbed by 1 mole O2. And it is O2, diatomic gas. मैं नहीं बता रहा सीवीएम क्या है जयदीप, मेरे सामने तेरे सामने बोर्ड पे सीवीएम लिखा और तू पूछ रहा है कि सीवीएम क्या है। तेरे सामने सीवीएम लिखा यार। मैंने आपसे हीट पूछा, हीट। मैंने आपसे मोलर हीट कैपेसिटी नहीं पूछी, मैंने आपसे हीट पूछी है। यानी कि मैं आपको एक छोटी सी चीज रिवाइज करवा रहा हूं, आपकी पढ़ाई आपने जो पहले से कई बार पढ़ा है। And give me answer in calorie. Submit your answer is dash calorie. चलिए देखें, जब आपको बोला कि हीट कैलकुलेट करो, तो हीट कैलकुलेट करने का जनरल मेथड था Q by डेल्टा T इज हीट कैपेसिटी। और अगर मैं इसे डिवाइड बाय मोल कर दूं तो ये मोलर हीट कैपेसिटी है। तो मैंने क्यों पूछा आपसे, तो मोलर हीट कैपेसिटी डेल्टा T और N तो मोल्स है, N तो मोल्स है, डेल्टा T 200 केल्विन है, 300 से 500। आपको तो बस सीएम चाहिए। पर ये प्रोसेस कौन सी है? प्रोसेस तो देखो, P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो अगर P इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, मतलब P इज K into V square, PV raised per -2 is K, and it indicates that this process, and if we compare it with this, so I will say that N is -2। और क्योंकि N -2 आ रहा है, N 1 नहीं है, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है। N गामा नहीं है, N की वैल्यू मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस के गामा के बराबर नहीं आ रही, तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक भी नहीं है। N की वैल्यू 0 या इनफाइनाइट भी नहीं है, तो ये आइसोबारिक आइसोकोरिक भी नहीं है। डेफिनेटली इस N की वैल्यू -2 है, so it's an arbitrarily process which is polytropic process. Then I will say that if N is -2, its molar heat capacity यहां से मिल जाएगी Cm is CVm plus R upon 1 minus N, and CVM क्योंकि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक गैस है, डाइएटॉमिक गैस ऑक्सीजन के लिए, डाइएटॉमिक गैस के लिए CVM is 5/2R। CVM की वैल्यू 5/2R पुट करनी पड़ेगी क्योंकि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक गैस है। 5/2R plus R upon 1 minus N, which is 5/2 plus 1 upon 1 minus N times R, and put R is -2, so this becomes 1/3, so this is 16/6, this is 17/6 into R. So Q is Cm into N into delta T, moles of the gas is 1, 17/6R into 200, so this is 3400/6R, और R की वैल्यू कैलोरी में निकालनी है, तो R की वैल्यू 2, 3, so this is 3400/3 calorie. So now you are ready for solving any kind of numerical. अगर आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कोई भी सवाल आता है
Now I am moving ahead to the part 2 in the thermodynamics. Thermodynamics part 1 completed. So now we are going to move with thermodynamics part 2, which is basically all about second and third law of thermodynamics. Second and third law of thermodynamics. अब से आप अगले 15 मिनट तक कुछ भी लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। लेक्चर भी अपलोड होगा और जो नोट्स होंगे, जो भी मैं 15 मिनट में बोलने वाला हूं, वो मैं फोटोग्राफ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा, वो अपने नोट्स में ऐड करना। तो अब आप सिर्फ चुपचाप सुनेंगे, लिखना कुछ नहीं, जो भी लिखना होगा वो मैं फोटोग्राफ्स में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो थर्मोडायनामिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो हमें ये सिखाता है टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कंजर्व। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम, तो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कभी ना बन सकती है ना कभी खर्च हो सकती है। यानी कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी का एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकता है। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं ये कहूंगा कि फर्स्ट लॉ हमें ये सिखाता है कि एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। अब हम इस चैप्टर में अगर मैं एनर्जी के दो फॉर्म्स की बात करूं, थर्मोडायनामिक्स में हम दो तरह की एनर्जी में इंटरेस्टेड है, वर्क और हीट। तो अगर मैं ये बात करूं कि यूनिवर्स की एनर्जी कंप्लीटली कंजर्व्ड रहती है, तो बेसिकली अगर मैं एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं और टोटल एनर्जी हर समय सेम रहेगी, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि वर्क जो एनर्जी का एक फॉर्म है, वर्क शुड बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट जो एनर्जी का सेकंड फॉर्म है, एंड हीट शुड बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। So work should be completely converted into heat or heat should be completely converted into work. This transformation should be possible. But actual में ये देखा गया वर्क पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अगर मेरे पास 50 जूल का वर्क है तो 50 का 50 जूल वर्क 50 का 50 जूल हीट में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जब हम 50 जूल पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये कभी पूरा पॉसिबल नहीं। आप पूरे की पूरी 50 जूल की हीट को पूरे का पूरा 50 जूल का वर्क कभी नहीं बना सकते, ऐसा देखा गया। यानी कि हीट कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट कैन नेवर बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि फर्स्ट लॉ के हिसाब से एनर्जी की एक फॉर्म एनर्जी की दूसरी फॉर्म में कंप्लीटली कन्वर्ट हो सकती है, तो हीट में ऐसी क्या दिक्कत है, हीट क्यों नहीं वर्क में कंप्लीटली कन्वर्ट होती? तो इस चीज का आंसर हमें फर्स्ट लॉ से नहीं सेकंड लॉ से मिले। तो सेकंड लॉ की जरूरत इसलिए है क्योंकि कुछ कुछ जगह पे फर्स्ट लॉ हमारे आंसर नहीं दिया। तो सेकंड लॉ पढ़ने का एक कारण ये होगा, तो सेकंड लॉ से हमें ये समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है कि हीट कभी भी पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जबकि वर्क पूरा का पूरा हीट में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा, हम दो तरह के प्रोसेसेस पढ़ते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये है ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, या फिर उस प्रोसेस को स्टार्ट कर दो एक बार, फिर वो अपने आप चलता रहे। एक बार शुरू कर दो, जैसे अगर मेरे पास ये कागज है, कागज, अगर मैंने कागज को एक बार यहाँ पे लाइटर से आग लगा दी, स्टार्ट मैंने किया, लेकिन वो आग अपने आप पहुंचेगी ना यहाँ तक, पूरे कागज को जलाएगी और ये प्रोसेस अपने आप होता है। तो मैं कहूंगा ये प्रोसेस
स्पॉन्टेनियस है, बर्निंग ऑफ पेपर। उस पेपर को मैंने लाइटर यहां से लगाया था, लेकिन एनर्जी पूरी की पूरी अपने आप बर्न हो गया कागज। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब या तो उसको शुरू भी ना करना पड़े, अपने आप हो जाए, या एक बार स्टार्ट कर दो फिर कंटिन्यू होता रहे। जैसे बर्फ को हाथ में रख लिया, बर्फ पूरी की पूरी पिघल जाती है अपने आप रूम टेम्परेचर पे। तो ये अपने आप हुआ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मेल्टिंग ऑफ द आइस। मान लो क्लास में सारे बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, पर जैसे क्लास खत्म हुई, ब्रेक आ गई, उस ब्रेक में अपने आप सारे बच्चे हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तो ये स्पॉन्टेनियस है। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है, तो हमारे बाल धीरे धीरे सफेद होते जा रहे हैं अपने आप। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कोई बॉडी है, गरम चाय का कप कमरे में रख दो, अपने आप ठंडा हो जाता है। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। क्वेश्चन ये है कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो वो क्यों स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो अपने आप कभी नहीं हो सकते, लाख जोर लगा लो अपने आप नहीं हो सकते, किसी एक्सटर्नल मशीन से हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आयरन लिया मैंने, लोहा लिया, लोहे के टुकड़ों को हवा में रख दिया, अपने आप जंग लग जाता है। तो आयरन की रस्टिंग अपने आप होती है स्पॉन्टेनियसली, पर कभी आपने सुना जंग लगा आयरन फिर से फ्रेश हो जाए, अपने आप हो जाए बिना कुछ किए? नहीं पॉसिबल। तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ आयरन का रस्ट में कन्वर्ट होना तो स्पॉन्टेनियस है, पर रस्ट का वापस आयरन में कन्वर्ट होना ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गई। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गई, यानी कि एक डायरेक्शन में ही हो सकती प्रोसेस, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो सकती। आयरन जंग में कन्वर्ट हो गया, पर जंग वापस आयरन में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, पर है ये नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी है ये स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आयरन का रस्टिंग होना अपने आप था। अच्छा, मोबाइल की बैटरी ली, मोबाइल यूज किया, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, पर मोबाइल अपने आप चार्ज नहीं हो सकता जब तक उसके शुरू से लेके एंड तक बैटरी ना मिले। तो मोबाइल जब डिस्चार्ज हो रहा है ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पर मोबाइल की चार्जिंग वापस करनी हो ये पॉसिबल नहीं है, अपने आप नहीं पॉसिबल, एक्सटर्नल मशीन के थ्रू पॉसिबल। तो जो प्रोसेसेस इरिवर्सिबल हैं वो तो स्पॉन्टेनियस है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, एक गर्म चाय का कप था कमरे में रखा, ठंडा हो गया, क्या वही ठंडा चाय का कप वापस से उतना ही गर्म हो जाएगा उसी कमरे में? नहीं पॉसिबल ना। तो चाय का गर्म से ठंडा होना एक डायरेक्शन में प्रोसेस हो रही है, पर रिवर्स डायरेक्शन में नहीं हो रही, ये इरिवर्सिबल है। Why irreversible processes are spontaneous? फॉर एग्जाम्पल, मैंने परफ्यूम लिया, परफ्यूम को प्रेस किया, गैस के मॉलिक्यूल्स निकले और पूरे कमरे में फैले। मैंने उन्हें ये नहीं कहा था उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, इधर ही रह जाओ, उन्होंने मेरी नहीं मर्जी सुनी, अपने आप कमरे में फैले। तो मैंने सोचा क्या पता उल्टा हो जाए, मैंने प्रेस किया था तो गैस बाहर निकली थी, मैं ढक्कन ऊपर कर देता हूँ तो सारी गैस सिकुड़ के उस शीशी में आ जाएगी, वापस से सारी गैस बिखरी हुई पैक होके उस बॉटल में आ जाएगी? नहीं। यानी कि गैस का एक्सपेंशन स्पॉन्टेनियस है, पर गैस का कंप्रेशन स्पॉन्टेनियस नहीं है, और ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है क्योंकि वो एक डायरेक्शन में हो रही है, एक डायरेक्शन में नहीं। लकड़ी का टुकड़ा लिया, उसको आग लगाई, हमने लगाई, स्टार्ट हमने किया, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का, आग लगाई, पर एक बार लकड़ी ने वो आग कैच कर ली तो लकड़ी का पूरा टुकड़ा अपने आप जल के राख हो गया। तो क्या जली हुई राख वापस लकड़ी में कन्वर्ट हो सकती है वापस उसी फॉर्म में? नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन ये आ रहा है ऐसा क्यों है कुछ प्रोसेसेस तो अपने आप हो जाते हैं और जो प्रोसेसेस अपने आप हो रहे हैं वो इरिवर्सिबल भी क्यों है? और ऐसा क्यों नहीं है
कि वो अपने रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए। ऐसा क्यों नहीं है कि ठंडा कप का चाय अपने आप गर्म भी हो जाए? ऐसा क्यों नहीं है बाल सफेद हो गए एक बार तो वापस से वो वापस फ्रेश उतने ही काले हो जाए, अपने आप हो, डाई ना लगानी पड़े। तो बेसिकली ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबली हो जाता है। पर क्यों? फर्स्ट लॉ नहीं बताता, इसका रीजन सेकंड लॉ बताएगा। फर्स्ट लॉ डज नॉट टेल अबाउट इफ ए प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। फिजिबल का मतलब इफ ए प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल मेन की बात करें तो हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने आप दाढ़ी मूंछ आती है, तो ये स्पॉन्टेनियसली आती है। दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग बाय द नेचर। सो लेकिन ये जो इवेंट हो रहे हैं ना, जो नेचुरली अकरिंग इवेंट हो रहे हैं, ये इरिवर्सिबली हो रहे हैं। हम उम्र के साथ साथ बड़े हो रहे हैं। मान लो पौधे की बात करूं, आपने बीज लगाया, बीज लगा के वो पौधा बड़ा पनपा, उसमें कलियां फूल निकले, फिर वो एक दिन वृक्ष बन गया। कभी ऐसा हुआ वृक्ष छोटा होता 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 ना वापस बीज बन जाए? यानी कि प्रोसेस एक डायरेक्शन में हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं हो रहा? और जो प्रोसेसेस नेचुरली हो रहे हैं वो सारे इरिवर्सिबल हैं। तो नेचर को इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों पसंद है नेचर को? फॉर एग्जाम्पल, हम अपनी उम्र के साथ साथ वृद्धावस्था में जाएंगे, हमारे शरीर की ताकत, मांसपेशियों की ताकत, मसल्स की ताकत कमजोर होती जाएगी। फिर हम टैबलेट खा खा के अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। क्यों हमारी बॉडी डिटेरियोरेशन की तरफ जाती है? हम डिस्ट्रक्शन की तरफ ही तो जाते हैं, बर्थ से डेथ का साइकिल। तो जब बच्चा पैदा हुआ, फ्रेश पीस नेचर ने दिया, फिर वो बच्चा उम्र के साथ बड़ा हुआ, उसके शरीर में कभी कभी बीमारियां भी लगी, फिर किसी न किसी टाइम पे वो बूढ़ा हुआ, उसकी एजिंग हो गई, उसकी स्किन पे झुर्रियां आ गई, अपने आप आई। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो कि उम्र के साथ साथ अगर वो बूढ़ा भी हो रहा था तो जब चाहे बूढ़े से वापस अपने आप को उतना ही जवान कर ले, लाख मेकअप कर लो, लाख मेकअप कर लो, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो बाय नेचर likes those processes which happens by itself, but they all are irreversible. तो फर्स्ट लॉ हमें ये एक्सप्लेन नहीं करता, सेकंड लॉ ये एक्सप्लेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने पानी का ग्लास लिया, उसमें एक इंक की ड्रॉप रखी, तो इंक की ड्रॉप पानी में पूरी तरह पानी को कलर्ड बना देती है अपने आप। क्या ऐसा हुआ पूरा कलर्ड पानी अपने आप इंक पानी में से निकल निकल के टॉप लेयर में आके वापस ड्रॉप बन जाए? तो ये जो इंक का डिफ्यूजन हो रहा था, डिफ्यूजन, ये तो स्पॉन्टेनियस था और ये इरिवर्सिबल है, लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं। नमक का टुकड़ा लिया, पानी में डाला, हल्का सा चम्मच से लाया, स्टार्ट कर दिया, पर अपने आप धीरे धीरे नमक पानी में घुलेगा। पर आप सोचो उसी पानी में सारा नमक घुला हुआ वापस उठ के पानी के बॉटम पे आ जाए, पाउडर बन जाए? नहीं पॉसिबल। अच्छा, एक चीज कभी नोट की है, एक चीज नोट की है, मान लो आपसे ना जब ग्लास शीशा आपने पकड़ा और आपने शीशे को फेंक दिया जमीन पे, तो शीशे में जो टुकड़े होते हैं वो बिखरते हैं, अपने आप बिखरते हैं, उनको बिखरना पसंद है, कभी वो कंप्रेस नहीं होंगे। अगर आपके हाथ से नमक गिर जाए ना, तो नमक जैसे गिरेगा जमीन पे तो वो बिखरेगा, उसको बिखरना पसंद है, उसको सुकड़ना क्यों नहीं पसंद? इकट्ठा तो हम हाथ से ही करते हैं ना, जोर लगा लगा के। शीशे के टुकड़े को अगर मान लो मैंने जोर से दबाया तो शीशे के अंदर दरारें आती हैं, क्या वो दरारें रैंडम वे में आती हैं? दरारें बिखरी हुई होती हैं या बड़े पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं? नहीं होता ऐसा। शीशे में जब भी दरारें आती हैं बड़ी रैंडम अनऑर्गेनाइज्ड वे में बिखरी आती है। इसका मतलब बिखरना।
का कोई कनेक्शन है। इस बिखरने में कुछ ना कुछ है। कभी देखा, एक चीज, एक बात बताऊं, कुदरती बात, आपको मजा आएगा। आपने मकड़ी देखी? मकड़ी जब जाला बनाती है, उसका जाला सेंटर से बिखरा हुआ होता है सर्कल में। उसको किसने सिखाया कि तुझे बिखरा हुआ जाला बनाना? अच्छा, मधुमक्खी ले लो। मधुमक्खी के छत्ते देखे आपने? तो मधुमक्खी का छत्ता बड़ा साइज का होता है, बिखरे हुए साइज का, और उसके अंदर ऐसा पैटर्न दिखा होगा आपको। मधुमक्खी के जाले में ऐसा पैटर्न दिखा होता है, ऐसा कुछ। क्या मधुमक्खी को किसी ने बोला था कि 6 मेंबर्ड रिंग इज वेरी स्टेबल? उसने बनाया ही ऐसा पैटर्न। तो बेसिकली दिस इज ऑल नेचर। नेचर वांट्स समथिंग। तो बेसिकली जब हम ये करते हैं ना, जब हम नेचर को समझना की कोशिश करते हैं, तो हर जगह पे थर्मोलक्टी दिखती है। तो बेसिकली हम इन सारे सवालों के जवाब आने वाले टाइम में देखने वाले हैं। बट दैट इज ऑल डिक्टेटेड बाय ए ह्यूज मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, जो आपको बहुत बोरिंग लगेगी मैथमेटिक्स, पर जब उसके रिजल्ट निकल के आएंगे, आप कहोगे वाह शानदार रिजल्ट, अच्छा ऐसे। सो दैट विल बी second law of thermodynamics. So with this, I'm going to end up the meeting. So in the next class, we will start with learning of second law of thermodynamics. Thank you so much and have a nice day ahead.